इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मंजुश्री थापा का लिखा हुआ नॉवल द ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री का समरी को। मंजुश्री थापा इसीलिए बहुत यूनिक है क्योंकि वो पहली कैनेडियन नेपालीज राइटर है जिन्होंने इंग्लिश में अपना फर्स्ट प्रोमिनेंट नॉवल लिखा है और वही नॉवल है द ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री। हालांकि इसमें हिस्ट्री या ट्यूटर को लेके कुछ खास आलोचना तो नॉवल में है नहीं। नॉवल में एक्चुअली एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल को दर्शाया गया है कि नेपाल में 1991 का इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को लिखा गया है। और नेपाल का पॉलिटिकल एम्बियंस कैसा है, वहाँ पे इलेक्शन में करप्शन कैसा होता है और इलेक्शन वहाँ आम जनता का दिमाग में और डेली रोज़मर्रा का ज़िंदगी में क्या असर डालता है, उसी को लेकर के ये नॉवल है। तो आइए इसका समरी जान लेते हैं। ये समरी जानने से पहले पहले एक दो छोटा सा चीज़ पता कर लेते हैं। 2001 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था और इसको जैसे कि मैंने बताया कि 1991 इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए लिखा गया है। इससे पहले नेपाल क्या था, मोनार्की था और मोनार्की से अब वो डेमोक्रेसी की तरफ, गणतंत्र की तरफ बढ़ रहा था। तो इस वजह से एक पूरा आप कह सकते हैं कि सोसाइटल और एक मेंटल भी शिफ्ट हो रहा था। पूरा सोसाइटी का लिहाज से, पूरा पॉलिटिक्स का लिहाज से एक शिफ्ट हो रहा था। शिफ्ट का जो असर है, इम्पैक्ट है, वो हर इंडिविजुअल का ज़िंदगी में पड़ रहा था। उनका भी ज़िंदगी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, क्राइसिस आ रहे थे। तो दोनों को यहाँ पैरेलली दिखाया गया है। तो नॉवल का सेटिंग है खैरेनी तार। ये एक टाउन है, नेपाली टाउन है, पोखरा का साउथ में है। ये एक रियली इस नाम का एक शहर है। हालांकि इस शहर का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उसमें काफ़ी विजुअलाइज्ड एलिमेंट है, कल्पना का साथ मिलाया हुआ है लेखिका ने, बट ये एक्चुअली एक रियल प्लेस है। और ये जो टाइटुलर कैरेक्टर है ना, द ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री, ये इनका एक्चुअल नाम है ऋषि पाराजुली। ठीक है, ये भी एक नॉवल का एक कैरेक्टर है। ये जैसे कि आप टाइटल से समझ ही सकते हैं कि इतिहास पढ़ाते हैं। ठीक है, इतिहास का ट्यूशन देते हैं, प्राइवेट ट्यूटर है, बच्चों को पढ़ाते हैं। एक्चुअली ये रहते हैं काठमांडू में। ठीक है, काठमांडू में जाके वहाँ पे पढ़ाते हैं और काफ़ी ये एजुकेटेड है, लेकिन उस अपने एजुकेशन का हिसाब से इनको जॉब नहीं मिली है, अंडर एम्प्लॉयड है। तो इसीलिए प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और ये एक कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक है। हालांकि अभी फ़िलहाल वो कम्युनिस्ट पार्टी के रियलिज्म से वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए उससे डिसइल्यूशन कम्युनिस्ट कहा जा सकता है। और अभी एट प्रेजेंट वो कहाँ आए हैं, ये खैरेनी तार में आए हैं एक काम ढूंढने के लिए। और इसी काम ढूंढने के सिलसिले में वो ये जो इलेक्शन आ रहा है ना, इस इलेक्शन में वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि मेन जो ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ये इसमें मेन पार्टीज़ का, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी है और एक पीपल्स पार्टी है। ये पीपल्स पार्टी को टी कप पार्टी भी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका सिंबल जो है वो एक चाय का कप है, इसलिए उसको टी कप पार्टी भी कहा जाता है इस नॉवल में। अब इस नॉवल का जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो आ जाता है गिरिधर अधिकारी। ये कौन है? ये है पीपल्स पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसका चेयरमैन है। ये पहले एक बैंक मैनेजर हुआ करता था और उसी का बदौलत इसका काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, काफ़ी इंसानों से इसका पहुंच है, जान पहचान है। ठीक है, लेकिन एक सिविल सर्विसेज रूल नया अमेंडमेंट आने के बाद क्या हुआ कि इसका बैंक मैनेजर का नौकरी चल गया। तो उसका बाद से ये नॉर्मल अपना ज़मीन है वहाँ खेतीबाड़ी करके काम चलाता है। और अभी ये जो इलेक्शंस आया है इसमें इसको बहुत मन है कि उम्मीदवार होने का, कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट होने का पीपल्स पार्टी का। तो इसीलिए ये काफ़ी मेहनत मशक्क़त करता है, दरख्वास्त भी करता है, लेकिन इसको अच्छे से पता है कि इसको शायद ये टिकट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका एक कंटेंडर कौन है? नयन राज दहाल। नयन राज दहाल को पीपल्स पार्टी का टिकट मिलने का ज़्यादा संभावना है क्योंकि उसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वो एक फिल्म स्टार है, सेलिब्रिटी है। और रिसेंटली ही उसने एक फिल्म में अभिनय किया है एक ऐसा किरदार में जो कि एक रेबल लीडर है। तो इस चीज़ से उसका एक पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़ के बारे मतलब आम आदमी में और एक अच्छा धारणा हो गया है, उसका पॉपुलैरिटी और ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, जिसका चलते उसी को ये टिकट मिलने का संभावना ज़्यादा है। तो इस विषय से गिरिधारी बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो चल जाता है काठमांडू में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे थोड़ा अपना लिए मतलब रिक्वेस्ट करने की, नहीं मुझे ही दिया जाए, उसको नहीं दिया जाए। लेकिन वो रिक्वेस्ट सही से कर नहीं पाता है और बात में क्या हो जाता है कि उसको ही कन्विंस करवा लेते हैं जो पार्टी के मेन लीडर्स है कि नहीं, नयन राज को जो है उसी को टिकट मिलने वाला है और तुम उसके असिस्टेंट बनोगे, इन द सेंस तुम उसका हेल्प करोगे, तुम उसके होकर के कैंपेनिंग करोगे। ठीक है, अब वो क्या होता है कि अब इस चीज़ को वो मान तो नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि ऊपर महल का ऑर्डर है इसलिए वो इसको ठुकरा भी नहीं पाता। तो इसका लिए वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है और इसका थोड़ा जो मतलब गुस्सा है या कहा जाए
कि इसका वो मेंटल जो डिसबैलेंस होता है वो जाके वो मतलब उसका असर पड़ता है उसका बीवी पे। तो यहाँ एक फेमिनिस्ट एंगल भी है इस नॉवल में कि कैसे ये जो पॉलिटिकल एक मतलब पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसका वजह से हर आदमी का ज़िंदगी में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हर पुरुष का ज़िंदगी में जो असर पड़ रहा है उसका एक इम्पैक्ट या उसका एक ख़राब इम्पैक्ट महिलाओं पे भी पड़ता है। महिलाओं का कंडीशन इन कंटेम्प्रेरी नेपाल कुछ खास अच्छा नहीं है और वो इस नॉवल के दौरान और अच्छे से उठ करके आता है। ठीक है, अब ये जो नयन राजदहाल है ये आता है, ये काठमांडू से आ जाता है खैरेनी तार में, क्योंकि अब इसको तो कंपेनिंग करना है, प्रचार करना है, और ये डिसाइड करता है कि ये रहेगा कहाँ, विनीता दाहाल के यहाँ। विनीता दाहाल एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है नॉवेल का, वो है नयन राज दाहाल का जो भाई है उसका बीवी है। ठीक है, विनीता दाहाल। अब यहाँ एक बात है कि वो विडो है, यानी उसके जो हस्बैंड है वो अभी जीवित नहीं है और वो एक टी शॉप चलाती है। हालांकि इसमें उसके ससुराल वालों का काफ़ी आपत्ति है, लेकिन फिर भी वो अपना एक फ्री थिंकिंग, वो विनीता काफ़ी फ्री थिंकिंग वाली वुमेन है। ठीक है, तो इसलिए वो अपना खुद से स्वावलंबी स्वनिर्भर होने के लिए वो एक टी शॉप चलाती है। उसमें खास उसको कोई मदद नहीं करता, बस उसका एक यंग कज़िन है सनी नाम का। ठीक है, तो वो उसका थोड़ा छोटा मोटा हेल्प लेकर के वो अपने ही टी शॉप चलाती है और सोसाइटी में उसका काफ़ी इज्जत है, काफ़ी रेपुटेशन है, क्योंकि वो यंग है, ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी वो अपना विडोहुड मेंटेन करती है। कोई दूसरे पुरुष के साथ वो ज़्यादा बातचीत में नहीं जाता, अपना जो एक संभ्रम, एक सम्मान है वो मेंटेन रखती है, इसलिए सोसाइटी में उसका अच्छा रेपुटेशन है। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब एक कैरेक्टर और निकल के आता है, दैट इज ओम गुरुंग। ओम गुरुंग कौन है? ओम गुरुंग एक एक्स ब्रिटिश गुरखा है, यानी पहले वो ब्रिटिश सिटीजनशिप में था, अभी नहीं है। अभी वो क्या करता है, यहाँ काठमांडू नेपाल में ही रहता है, खैरेनी तार में ही, और एक यहाँ पे स्कूल खोला है, वो ब्रिटिश स्टाइल में एक स्कूल खोला है जहाँ बच्चों को वो अच्छा शिक्षा देने का उद्देश्य से वो खोला है। लेकिन हालांकि वो स्कूल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं है। अब ये ओम गुरुंग काफ़ी, सच में ये दिल का बहुत अच्छा कैरेक्टर है और ये चाहता है कि सब कोई को हेल्प करने, जितना उससे बन सके, सब कोई का ज़िंदगी में जो छोटी मोटी परेशानियां हैं सबका हल करने का उसका जितना हिसाब होता है वो कोशिश करता है। और उसका उद्देश्य ही है कि ये शहर में, नेपाल में हर जगह जितना हो सके सबके ज़िंदगी में खुशी लाना, सबके दिल में प्यार बांटना, यही उसका एक, कह लीजिए, एक मिशन है उसका। और इसी लिहाज से वो क्या करता है, वो गिरिधर को भी देखता है कि बेचारा बहुत परेशान है। और गिरिधर का एक और जो बुरा आदत है वो है शराब। गिरिधर का शराब का नशा बहुत खराब है और इससे वो खुद भी चाहता है छुड़ाने, लेकिन वो छूटता नहीं है, इतना गंदा नशा उसको ना गया है शराब का। तो गिरिधर का हालत देख के उसको काफ़ी ख़राब लगता है, तो वो भी कुछ कुछ सोचता है, कोशिश करता है कि अपना थोड़ा बचा हुआ जो वक्त है उसमें थोड़ा उसका पार्टी का, पीपल्स पार्टी को थोड़ा कैंपेनिंग कर देना, थोड़ा प्रचार कर देना। ठीक है, अब ये सब में, इस ये सब के बीच में क्या होता है कि जो हम लोग का टाइट्यूलर कैरेक्टर है, दैट इज़ जो हिस्ट्री के ट्यूटर यानी ऋषि, ऋषि अब आ जाता है यहाँ खैरेनी तार में। वहाँ काठमांडू में जो वो पढ़ा रहा था वहाँ से हटा करके यहाँ आ जाता है, क्योंकि उसको कैंपेनिंग करना है और एक अच्छा जॉब भी ढूंढना है। तो इसी बहाने वो क्या, यूएमएल ज्वाइन कर लेता है। यूएमएल एक कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, और यहाँ पे उसको अपना जो फॉर्मर टीचर थे वो भी मिल जाते हैं यूएमएल में, और सबको मिलकर के एक डिसीजन लिया जाता है कि ठीक है, ऋषि को कहाँ भेजा जाएगा, ऋषि को एक स्पाई बना के, एक गुप्तचर बना के भेजा जाएगा पीपल्स पार्टी में। तो ऋषि जाएगा तो पीपल्स पार्टी का एक वर्कर बन के, लेकिन उसका असल काम होगा कि पीपल्स पार्टी का सारा जो गुप्त इंफॉर्मेशन है वो इधर यूएमएल में सीधा चलान कर देना। ठीक है, तो यही सब छोटा छोटा जो डिटेल्स, इसी से हम लोग को पता चलता है कि नेपाल का जो पॉलिटिक्स है वो कितना करप्ट है। और सिर्फ नेपाल का है क्यों, ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स इन जनरल का ही एक बिटर ट्रूथ उन्होंने, जो लेखिका है मंजूश्री थापा, उन्होंने काफ़ी बढ़िया से उठा के दिया है। आप कोई भी मॉडर्न डे कोई भी जगह का पॉलिटिक्स उठा के देख लो, आपको सेम चीज़ हर जगह मिलेगा। तो ये एक तरीके से काफ़ी रियलिज्म है, सोशल रियलिज्म इसमें आपको मिलेगा। तो वो जो ऋषि है वो यही उद्देश्य से आता है कि वो स्पाई करेगा पीपल्स पार्टी में। अब आ जाता है, अब यहाँ आकर के वो पीपल्स पार्टी में मेहनत करता है। ठीक है, और पीपल्स पार्टी के आदमी उसको काफ़ी पसंद भी करते हैं, दो कारण से। एक कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी बुद्धिमान है और काफ़ी मेहनती भी है, और दूसरा जो मेन पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन है गिरिधर, वो तो ढंग से काम कर नहीं रहा, वो तो शराब का नशा में धुत है, मेंटली परेशान है, ठीक से समय दे नहीं रहा। तो उसका जगह में ऋषि अब सारा काम संभाल रहा, तो पीपल्स पार्टी का पूरा फुल अब दायित्वभार उस पर ही मतलब अर्पण कर दिया गया है। अब ऋषि को सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल भी रहा, ऋषि आराम से चलान भी कर रहा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या होता है कि इलेक्शन आता है, इलेक्शन का टाइम आ जाता है, लेकिन इलेक्शन के दौरान, मतलब इलेक्शन से पहले जैसे हर इलेक्शन में होता है, हर जगह का ही इलेक्शन में होता है कि नेता लोग आकर के बहुत बड़ा बड़ा मतलब दावे किए थे कि ठीक है आपको हम लोग पावर में आ जाएंगे तो ये मिलेगा, ठीक है, नल नल कर देंगे, साफ पानी भिजा देंगे, घर बारी ये करा देंगे, तो वगैरह जैसे मतलब प्रतिश्रुतियाँ मिलती है, प्रोमिस मिलता है, बट वो कभी पूरा होता नहीं, वो अलग बात है। तो वैसा ही यहाँ भी मिला था, लेकिन इलेक्शन के दौरान क्या हुआ, फेयर इलेक्शन का प्रॉमिस रहने के बावजूद भी रिगिंग हुआ। रिगिंग तो आप लोग समझते ही होंगे कि वोट लूट करना, ठीक है, सही से इलेक्शन नहीं होने देना, ज़बरदस्ती करना, मारपीट, ये सब हुआ। और यही चीज़ से जो नॉर्मल आदमी थे, जो आम जनता थे, वो लोग का कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। वो यही इलेक्शन से, इलेक्शन एक वो लोग के लिए होप था, एक टर्निंग पॉइंट था। वो लोग सोचे थे ये इलेक्शन होगा, डेमोक्रेसी होगा, तो वो लोग का ज़िंदगी क्या है जो सुधरेगा, वो लोग का ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा का जो परेशानियां हैं, साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता, ढंग से आने जाने के लिए एक ब्रिज नहीं मिलता, ठीक है, चिकित्सा परिषेवा सही से नहीं मिलता, तो ये सब थोड़ा सा भी अगर मिल जाएगा तो वो लोग का ज़िंदगी सुधर जाएगा। यही उद्देश्य से, यही आशा से वो लोग वोट देने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे भी वो लोग का डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, और इसी से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बिटर ट्रूथ समझाते हैं लेखिका कि आम आदमी जो है उसके लिए जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उसके पास चॉइसेस खूब ज़्यादा कुछ है नहीं। वो कितना भी कुछ चाह ले, अपना हिसाब से ज़िंदगी को मोड़ने का क्षमता उसके पास नहीं है, और ज़िंदगी का कड़वा सच के सामने वो बस एक हाथ का पुतला जैसा ही बन के रह जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि इलेक्शन तो मतलब इलेक्शन का ये जो रिगिंग्स था या करप्शन था, ये एक तरफ से दिखाया गया, और इसी के साथ पैरेलली दिखाया जाता है कि हर जो इसमें जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, गिरिधर अधिकारी कह लीजिए, या आप हम लोग के जो ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री है ऋषि कह लीजिए, या फिर आप विनीता का ही बात कर लीजिए, हर एक मेन कैरेक्टर का ज़िंदगी में भी अपना पर्सनल परेशानियां भी बढ़ती है, उसमें भी क्रिटिसिज्म्स, क्रिटिकलिटीज़ आती है। जैसे विनीता तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा सा अलग टाइप का महिला है, मतलब नेपाल का स्मॉल टाउन की महिलाएं जैसे होती है कि ज़्यादा, एक नंबर तो वो लोग में लिटरेसी ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, और वो लोग पैट्रियार्कल एक तो सब्जुगेशन से दबी हुई रहती है, लेकिन विनीता बराबर ही आज़ाद ख्याल थी। तो इसको लेके उसको भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, सोसाइटी से काफ़ी सारा प्रतिरोध, प्रतिबंधकताएं के मतलब फेस टू फेस उसको करना पड़ता है। और फिर उसका जो वो सनी था, यंग कजिन सनी, सनी भी अब उसको एक खड़का नाम का एक यंग मैन है जो उसको मतलब अटेंशन काफ़ी दे रहा है, ठीक है, वो उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन उसका समाज में कुछ अच्छा रिपुटेशन है नहीं, तो इसको चल के सनी का भी कुछ दिमाग ठीक नहीं है, उसका भी मन मिजाज ठीक नहीं है। ऋषि भी अब अपना डाउटफुल हो गया अपना लॉयल्टी को लेकर के, कि वो आया तो था कि कम्युनिस्ट, पहले वो कम्युनिस्ट था, लेकिन फिर कम्युनिज्म से उसका मन उब गया, वो समझ गया कि कम्युनिज्म से कुछ खास होने वाला नहीं है, सिर्फ बड़ा बड़ा बात है। फिर वो आया पीपल्स पार्टी का स्पाईगिरी करने, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के साथ वो इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना उन लोग का होकर काम कर रहा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसका एक्चुअल लॉयल्टी किसके तरफ है, कम्युनिस्ट की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ, या किस तरफ, वो किसी घाट में है भी या नहीं, या दोनों के बीच में लटका हुआ है। तो ये सब उसका अंदर में एक डाउट क्रिएट करता है। फिर विनीता का जो एक प्रॉब्लम था, मतलब वो हमेशा से सोचती थी कि ये जो नॉर्मल महिलाएं हैं, गांव की जो नॉर्मल महिलाएं हैं, ये जैसे एक मिल करके एक मदर्स क्लब बनाई है, ठीक है, इसमें ये लोग का उद्देश्य यही है कि गांव की जो महिलाएं हैं उनमें साक्षरता, लिटरेसी स्प्रेड किया जाए, वो लोग को पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए विनीता को पहले से ही परसुएड किया जा रहा था, लेकिन विनीता राजी नहीं हो रही थी, लेकिन आखिरकार काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स के बाद या काफ़ी सारा उसका मन में डाउटिंग के बाद वो भी राजी हो ही जाती है, ठीक है। उसका मेन उद्देश्य यही था, या उसका मेन जो प्रॉब्लम यही था कि नॉर्मल से वो हमेशा अलग रहना चाहती है, लेकिन आखिरकार लाइफ का चेंजेस में कुछ मोड़ में उसको भी आखिरकार नॉर्मल होना ही पड़ा, और मदर्स क्लब ज्वाइन करके वो भी लिटरेसी स्प्रेड करने का काम में और बाकी काम में हाथ बटाने लगी। तो इसी तरीके से नॉवेल में दिखाते हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल चेंज, या कह लीजिए कि करप्शन कह लीजिए या इलेक्शन कह लीजिए, एक पॉलिटिकल सोशल जो शिफ्ट होता है वो कैसे हर आदमी का ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट डालता है, और वो इम्पैक्ट कैसे एक आदमी के ज़िंदगी में अनचाहा कुछ मोड़ लाता है जो आदमी को ना चाहते हुए भी मान लेना पड़ता है, और उसी को कोप करते हुए स्ट्रगल ऑफ लाइफ कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव जो चीज़ निकल के आता है नॉवल में, वो है कि फेमिनिस्ट लिटरेसी, कि गांव का जो नॉर्मल महिलाएं हैं उनको साक्षर करना ज़रूरी है, उनका अपलिफ्टमेंट करना ज़रूरी है, ये एक मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया है। और एक ये भी मैसेज दिया गया है कि अगर सच में किसी के पास मतलब अच्छा इंटेंशन रहे, नियत रहे,
तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। छोटा छोटा फंड एलोकेट करके भी एक एक काम करके भी किया जा सकता है। एक छोटा ब्रिज, एक 100 मीटर का पीवीसी पाइप, एक छोटा सा मेडिकल कैंप पर ईयर, ये सब छोटा छोटा स्टेप्स भी एक बड़ा चेंज लाया जा सकता है। लेकिन ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ आवर ओन इंटेंशन वी कैन नॉट डू दैट। तो ये था पूरा नॉवल का छोटा सा समरी। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस सामने आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन, ताकि अगला वीडियो आए तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। और कोई भी टाइप का पोएम, नॉवल, ड्रामा, स्टोरी कुछ भी हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कीजिए। हम लोग उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड।